वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों आपका जो है तहे दिल से स्वागत करता हूं इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिकेट कर दीजिए बच्चों। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, आप एमजे स्टार सर की क्लास में। तो बच्चों जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप इंडिकेट कर दीजिए, फिर आज की इस बेहतरीन क्लास की जो है हम शुरुआत करना चाहेंगे बच्चों। बच्चों आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर अब जो है बहुत सारे त्योहारों का जो है एक समय शुरू हो गया है। बहुत सारे त्योहारों का एक आगाज जो है वो हिंदुस्तान में शुरू हो गया बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, कल जो है अगर हम देखें बच्चों तो गणपति बप्पा का जो है एक दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। हम गणेश चतुर्थी के रूप में उस पावन त्योहार को हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। पर चूंकि कल जो है बच्चों ऑनलाइन के अंदर मेरी जो है आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी बच्चों, तो तारीखें जो हैं वो मैटर नहीं करती हैं। जो इमोशंस होते हैं, जो इंटेंशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो कनेक्शन होता है, जो रिश्ते होते हैं बच्चों, वो मैटर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा चूंकि कल हमारी जो है बच्चों ऑफिशियली मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो आज जो है हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ गया है, आपके एमजे सर जो हैं तहे दिल से आप सभी बच्चों को, आप सभी के जो हैं सभी पेरेंट्स को, सभी रिलेटिव्स को जो हैं तहे दिल से गणेश चतुर्थी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं बच्चों, करियर विल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और बच्चों अगर कहा जाए कि इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर बच्चों के लिए हम क्या दुआ मांग सकते हैं, तो बच्चों ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं इस पावन पर्व पर हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए जो नीट का एस्पायरेंट है, चाहे वो किसी और एग्जाम का एस्पायरेंट क्यों ना हो, बस मैं एक ही दुआ बच्चों गणपति बप्पा से मांगना चाहता हूं कि इस साल तो बच्चों जब ये त्योहार आपके जीवन में आया है, आप अपने घर पर जो हैं हमारी इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, पर बच्चों दिल से दुआ करता हूं कि अगले वर्ष जब गणपति बप्पा मोरया आपके जीवन में आएंगे बच्चों, जीवन में जरूर आएंगे, जीवन बहुत सुनहरा बीतने वाला है बच्चों। तो बस मैं जो हूं बच्चों इस पावन पर्व पर आप सबके लिए बस एक ही दुआ जो है अपने परम पिता परमेश्वर से मांगना चाहता हूं कि अगले वर्ष जब आपके जीवन में गणेश चतुर्थी का त्योहार है बच्चों, तो आप उस शहर में जो है इस त्योहार को सेलिब्रेट करें, जो शहर आपने खुद के लिए सोच रखा हो। मैं तो बस यही मांग सकता हूं बच्चों, जो मेडिकल कॉलेज आपने कभी खुद के लिए सोचा हो। पहली बात तो बच्चों हमें मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना बच्चों कि बस कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए। तो एग्जैक्टली बच्चों इसी चीज को आपको फॉलो करना चाहिए। पर कभी ना कभी तो बच्चों है तो हम इंसान ना बच्चों, तो हम जानते हैं, हम भी तो स्पेस से गुजरे ना, कि कोई बच्चा जो होता है कभी ना कभी तो दिमाग में ख्याल तो आता ही है कि काश यार मेरा एम्स न्यू दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए, काश यार मेरा जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, काश यार मैं जो हूं एम्स जोधपुर में चला जाऊं, मैं एम्स पटना में चला जाऊं, एम्स ऋषिकेश में चला जाऊं, काश मैं एसएमएस जयपुर में चला जाऊं। तो बच्चा जो है कभी ना कभी जो है कॉलेज का ख्याल तो रखता है। तो बच्चों इस पावन त्योहार पर करियर विल के प्लेटफॉर्म पर आपके एमजे सर बस तहे दिल से आपके लिए एक ही दुआ मांगते हैं कि अगले वर्ष जब आपके जीवन में बच्चों गणेश चतुर्थी का त्योहार आएगा, तो आप उस शहर में हो, उस कॉलेज में हो जो आपने खुद के लिए सोच रखा है। बच्चों मैं तो ये कहूंगा कि जो भी कॉलेज आप डिजर्व करते हैं उससे एक बढ़िया कॉलेज आपको मिलना चाहिए। तो बस वो इसी खूबसूरत ख्याल के साथ जो है मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास में हम 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बेहद दिलचस्प टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, जिसका नाम है बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शारीरिक द्रव्य तथा परिसंचरण। तो बच्चों बस मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे साथ जुड़ जाएंगे। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, मकसद मां होना चाहिए, मकसद मिशन एम्स होना चाहिए। तो पूरी ऑफलाइन की दुनिया को पूरी ईमानदारी से ऑनलाइन में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको 15 से 20 सेकंड का समय देना चाहता हूं बच्चों। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 193 जो है आपके पास खुला होना चाहिए। और बच्चों पूरी मेहनत चल रही है, जो मॉडल की हार्ड कॉपी को लेकर आप बच्चे परेशान हो सकते हैं बच्चों, वो जो घड़ी है वो भी अब नजदीक आ गई है बच्चों।
अमेजन पर जो है करियर विल के नीट डिवीजन के जो हार्ड कॉपीज है बच्चों मॉड्यूल के, वो अवेलेबल होने लगे हैं। आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और जल्द से जल्द जो है बच्चों वो मॉड्यूल जो है आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो फिर से बच्चों हिंदुस्तान के एक एक बच्चे का एमजे स्टार सर तहे दिल से स्वागत करते हैं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। 30 सेकंड मन को शांत करेंगे, फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बच्चों। चलिए बच्चों, उसी डिसिप्लिन के साथ जो है आप मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। मैं फिर दोहराता हूं, एमजे सर जान लगाएंगे, आपको ध्यान लगाना है बच्चों। एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों इस पावन पर्व को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ पढ़ते हैं 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक दिलचस्प चैप्टर है जो मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके बायो का जो मॉड्यूल नंबर 5 है बच्चों, उसके अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है। और आपकी 11th क्लास की जो बायो की रेस्पेक्टेबल एनसीईआरटी इंग्लिश की बच्चों, उसमें जो है पेज नंबर 193 पर जो है ये चैप्टर शुरू होता है। तो बच्चों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वहां जहां आप बैठे हैं एनसीईआरटी आपके सामने खुली होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक शब्द का, एक एक कंसेप्ट का धागा खोल देंगे एमजे सर। तो मेरे साथ बच्चों बस उसी फीलिंग के साथ जुड़ जाइए जिस फीलिंग के साथ हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर एमजे सर को जो टॉपिक पढ़ाना पसंद है बच्चों, वो है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक साइकिल। और विश्वास मानिए बच्चों, कैमरे के सामने बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में इतना बेहतरीन कार्डियक साइकिल जो है शायद ही कोई समझा रहा होगा। पर बच्चों कार्डियक साइकिल तक पहुंचे उससे पहले हमें इस चैप्टर में बच्चों कुछ एनाटॉमिकल बातें भी होंगी, कुछ फैक्चुअल बातें भी होंगी, उन्हें आज हम कंप्लीट करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी में मैं इंग्लिश की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं बच्चों। वहां पेज नंबर 193 पर आ जाइए और बायो का मॉड्यूल नंबर आपका 5 है बच्चों। तो आइए शुरुआत करता हूं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, कमेंट सेक्शन से आप थोड़ा सा दूर हट जाइए बच्चों। विश्वास रखिएगा पूरे चैप्टर का एक एक धागा खोल देंगे, पूरा चैप्टर मेहनत से आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। गुड आफ्टरनून बच्चों एंड वंस अगेन वेलकम इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों मैं आज की इस क्लास का एक खूबसूरत शब्द से शुरुआत करता हूं जिसका नाम है बच्चों बायोलॉजी। बच्चों बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो क्यों ना बायोलॉजी से शुरुआत करूं। आइए समझते हैं बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बच्चों कोई टारगेट लेकर नहीं चल रहा हूं कि यहां तक कंप्लीट होना चाहिए, बस ये टारगेट लेकर चल रहा हूं कि 4:50 तक जो क्लास का ऑफिशियल टाइम है नॉन स्टॉप आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेहनत से पढ़ाना चाहता हूं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं बच्चों एक खूबसूरत शब्द से जिसका नाम है बच्चों बायोलॉजी। ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी जो है बच्चों वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। सुनना बच्चों, या फिर आम भाषा में कहूं तो बायो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो मैं कह सकता हूं बच्चों स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, यानी कि जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अब समझिए बच्चों, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब अगर आप जिंदा रहना चाहते हो बच्चों, जिंदा तो रहना ही है, हमें खुद के लिए जिंदा रहना है, पेरेंट्स के लिए जिंदा रहना है, अपने सपनों के लिए जिंदा रहना है। पर बच्चों सिर्फ जिंदा रहने से काम नहीं चलेगा, हमें ढंग से जिंदा रहना होगा और उसके लिए जरूरी है बच्चों नाम के आगे डॉक्टर शब्द जोड़ लीजिए बच्चों। बहुत मेहनत करना चाहते हैं, सुनिए, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 193 पर यह चैप्टर शुरू होता है, हेडिंग लिखा हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी ने पेज नंबर 193 पर जो पहला पैराग्राफ लिखा है, बेटा वो जो पहला पैराग्राफ है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद आपको बताता है। फिर मैं आपको समझा दूं बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम प्यार से नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को हम प्यार से नाम देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो बेटा उसी तरह से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को हम प्यार से नाम देंगे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 193 जहां ये चैप्टर शुरू होता है बेटा, वहां जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो पैराग्राफ आपको ये समझाना चाहता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद क्या है। हमारा मकसद मां तक जाना होना चाहिए, मिशन एम्स होना चाहिए। तो बच्चों एनसीईआरटी का वो जो पहला पैराग्राफ है वो आपके सामने पेश करता हूं, मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बायोलॉजी। सुनिए, व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अब सुनिए बच्चों, अगर हमें जिंदा रहना है तो उसके लिए हमें बॉडी के सेल्स को जिंदा रखना होगा। बच्चों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा कोशिका जो है वो जीवन का आधारभूत इकाई होती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी समझिए जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। और एमजे सर की क्लास में इस सोच के साथ बैठिए कि क्लास में याद हो जाना चाहिए। अचीवर के बच्चे हैं तो क्लास में याद होना चाहिए। ध्यान सुनिए बेटा, मेहनत करेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बेटा जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अब अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बॉडी के सभी सेल को जिंदा रखना होगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो समझिए बच्चों, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सेल को जिंदा रखना होगा। और किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें सेल तक पहुंचानी होती हैं, और जो कुछ हार्मफुल चीजें होती हैं वो सेल से दूर ले जानी होती है। बेटा एनसीईआरटी जो है पेज नंबर 193 एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 193 पर जो पहले पैराग्राफ में बातें लिखती हैं वो एसटीज में आपको समझा रहा हूं। बेटा समझिए, हम पढ़ रहे हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद होता है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सुनना बच्चों, अगर हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना है, और किसी भी सेल को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो जो एसेंशियल चीजें होती है ना बेटा, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, जैसे कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, इन चीजों को आपको लगातार जो है सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होगा। उसी तरह से बच्चों जो हार्मफुल चीजें होती हैं, जैसे कि बेटा आपको पता है सेल अगर मान लेते हैं CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है, मान लेते हैं वहां पर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, इन हार्मफुल चीजों को हमें सेल से दूर की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ समझे बच्चों, मकसद ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज सर्कुलेशन। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अगर हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रखना है, और किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, हार्मोन्स हैं, इनको लगातार सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होगा। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, इनको सेल से अवे हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा। यानी जिंदा रखने के लिए हमें सेल से टू एंड फ्रो मूवमेंट करना होगा। उम्मीद करता हूं ये शब्द समझ में आ रहा है बच्चों। हमें अच्छी चीजों को सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होगा और बेकार चीजों को सेल से दूर ट्रांसपोर्ट करना होगा। और बेटा ट्रांसपोर्ट का मतलब है आपको सर्कुलेट करना होगा। तो समझिए ऐसा सिस्टम जो कि सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, सेल से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, यानी ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, जो सर्कुलेशन करवाता है, वही कहलाता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए बच्चों। ध्यान सुनिएगा, हम चाहते हैं जिंदा रहना। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पेश कर रहा हूं बच्चों, अगर हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना है। किसी भी सेल को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो आपको सेल से टू एंड फ्रो मूवमेंट करना होगा, यानी अच्छी चीजें सेल तक पहुंचाते रहिए और हार्मफुल चीजें सेल से दूर पहुंचाइए। और समझिए बेटा ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यही तो कहलाता है सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन करवाने वाला सिस्टम होता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको समझ में आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन। व्हाट इज सर्कुलेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ essential substances to the cell and transportation of harmful substances away from the cell। तो वापस बोल रहा हूं बेटा, जिंदा रहना है, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। जिंदा रहना है बेटा, जिंदा तो रहना है ना। जीवन का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। तो समझिए जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रखिए। मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता हूं ताकि गले में दर्द हो जाए, इसलिए बोलता हूं ताकि क्लास में याद हो जाए और बाद में फिर आप बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ समझिए बच्चों, अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें सेल को जिंदा रखना है। किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए हमें जो है अच्छी चीजों को सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होगा, बेकार चीजों को सेल से अवे ट्रांसपोर्ट करना होगा। और ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है सर्कुलेशन। तो ऐसा सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, सर्कुलेशन करवाता है, वही कहलाता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब उसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या लिखती है
कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं, बेटा लैंग्वेज भी एनसीईआरटी की बोल रहा हूं, एनसीईआरटी लिखती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है ना बच्चों, उन्होंने ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड्स जो हैं वो इवॉल्व कर रखे हैं। जैसे कि एनसीईआरटी बेटा स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स के बारे में लिखती है, आपको पता होना चाहिए स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स जो होते हैं ना बेटा, इनकी बॉडी के अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, ये हम एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे। स्पॉन्जेस के अंदर स्पॉन्जोसील होती है। मैं फिर दोहराता हूं, पढ़ाता ज्यादा नहीं हूं, समझाता ज्यादा हूं, यानी समझिए बेटा, वापस बोल रहा हूं, हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रहना है, किसी भी सेल को जिंदा रहना है। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स बच्चों आपके मॉड्यूल हैं, जो नोट्स हैं वो आपकी एनसीईआरटी है। अगर मां तक जाने का सपना है तो एमजे सर की बात को जो है बेझिझक होकर फॉलो कीजिए बच्चों। आपके जो नोट्स हैं वही तो आपके मॉड्यूल हैं, जो आपकी एनसीईआरटी वही तो आपके नोट्स हैं बच्चों। समय आ गया है यहां लिखने का, यहां लिख लेंगे तो मां तक पहुंचने का सपना जो है वो जरूर पूरा होगा। मिशन एम्स की बात करें तो एनसीईआरटी पेज नंबर 193। अब नॉन स्टॉप लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सुनिए बेटा, अगर हमें जिंदा रहना है तो सेल को जिंदा रखना है। किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए आपको सेल के टू एंड फ्रो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना है, और ट्रांसपोर्टेशन करना है मतलब सर्कुलेशन करना है, और जो सिस्टम सर्कुलेशन करवाता है उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब समझिए, एनसीईआरटी कहती है जो अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप है ना बच्चों, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग मेथड जो हैं वो इवॉल्व कर रखे हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें स्पंजेस की, जैसे हम बात करें सिलेंट्रेट्स की, आपको पता है इनमें क्या होता है बच्चों, बॉडी के अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, तो इनमें क्या होता है, जो बाहर सराउंडिंग मीडियम का वाटर है वो जो है बॉडी कैविटी के अंदर आता है, तो वो अच्छी चीजें साथ ले आता है, और जाते समय जो है वो हार्मफुल चीजों को बाहर ले जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनके अंदर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जो है सेल के थ्रू टू एंड फ्रो जो है चीजों का मूवमेंट होता है। फिर एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर जो है वो कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वापस बोल रहा हूं बच्चों, जिंदा रहना है तो चीजों को सेल तक पहुंचाना पड़ेगा, सेल से दूर ले जाना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। फिर एनसीईआरटी लिखती है अलग अलग एनिमल्स के जो ग्रुप हैं उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग मेथड जो है वो इवॉल्व कर रखे हैं। जैसे स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट में क्या होता है, पानी शरीर के अंदर घुसता है तो अच्छी चीजें ले आता है, पानी शरीर से बाहर जाता है तो हार्मफुल चीजें जो है वो बाहर लेकर चल जाता है। पर एनसीईआरटी ये भी कहती है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें बेटा इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उन्होंने चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स को जो है इस्तेमाल वो करते हैं। जैसे इस चैप्टर में बच्चों हम ब्लड की बात करेंगे, रुधिर की, हम लिम्फ की बात करेंगे, लसिका की। अब समझिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड इवोल्यूशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना बच्चों, जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो दो टाइप का होता है। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, जिंदा रहना है, कोशिश कीजिए क्लास में जब बच्चों जिंदा रहना है तो आपको सेल से टू एंड फ्रो मूवमेंट करना है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना है। अलग अलग जो जानवरों के समूह होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे स्पंजेस और सिलेंट्रेट के अंदर तो बॉडी में पानी आता है और पानी बाहर चला जाता है, तो पानी की मदद से उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर ये तरीका थोड़ा और डेवलप्ड हो जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स की मदद से, ये कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स की मदद से जो है बेटा चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब समझिए, कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशन के बेसिस पर बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशन के बेसिस पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में ये बातें चैप्टर में बाद में लिखी हुई बच्चों कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं या जो सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपको पता है बच्चों, एक ओपन सर्कुलेशन होता है और एक क्लोज सर्कुलेशन होता है। यानी समझिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना, और बेटा जो सर्कुलेशन होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। मैं आपकी खुशी के लिए लिख देता हूं बच्चों, एक ओपन टाइप का सर्कुलेशन हो सकता है और एक क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। पहले तो एक चीज समझिए बच्चों, यहां जो मैं ओपन और क्लोज सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, ये मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, एनिलिडा से जो है स्टार्ट करना चाह रहा हूं। बेटा समझे, एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी में समरी में लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत जो है बच्चों वो एनिलिड से होती है। तो मान के चलिए मैं एनिलिडा से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो समझिए इवोल्यूशन और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर अगर देखा जाए बेटा, तो जो सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। अब समझिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, अभी एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ समझा रहा हूं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम कोई सा भी क्यों ना हो,
उसमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको पंप करवाने के लिए पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी यानी कि हार्ट तो हमें देखने को मिलेगा। अभी इन जनरल बात करें, अब समझिए बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बॉडी में सब लिखा हुआ है, ध्यान सुनो बेटा। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, मान लेते हैं ये हार्ट है बच्चों, मान लेते हैं ये हार्ट है, तो हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को जो है पहले पंप करता है। जरूरी नहीं बच्चों ब्लड हो, जरूरी नहीं कि बच्चों ब्लड हो, समझना, कोई भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जैसे आपको होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है उनका जो ब्लड होता है उसी को हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो फिलहाल मैं यहां पर ब्लड शब्द यूज कर रहा हूं। अब ध्यान सुनो बच्चों, ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन में मान लेते हैं हार्ट जो बेटा इनिशियली ये ब्लड को जो है लार्ज वेसल्स में पंप करता है, पर समझिए बेटा ये वेसल्स आगे कंटिन्यू नहीं होती है, ये जो वेसल्स है उस ब्लड को या फिर इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड को ओपन स्पेसेस के अंदर बेटा समझें, ओपन स्पेसेस के अंदर या फिर आप कह दीजिए बॉडी कैविटीज के अंदर, बेटा समझिए ओपन स्पेसेस या फिर बॉडी कैविटीज में फेंक देता है। बेटा इन्हीं को हम कह सकते हैं साइनसेस, ये ब्लड फिल्ड साइनसेस है, तो नाम से पता चल रहा है बेटा ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड जो है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, बॉडी कैविटीज में फ्लो करता है, वो कहलाता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाता है बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझिए बेटा इसमें क्या होता है, जो इनका सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ना बच्चों वो ओपन स्पेसेस में भर चुका है, तो जाहिर सी बात है इनके जो टिश्यूज होते हैं ना बेटा वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो इनके टिश्यूज होते हैं वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। अब समझिए बेटा किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, एनिमल किंगडम के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल आपको दो एग्जांपल जरूर याद होने चाहिए। जैसे मैं लिख सकता हूं बेटा, एक तो हम आर्थ्रोपोडास की बात करेंगे, एक तो आर्थ्रोपोडा की बात करता हूं, एक मैं मोलस्का की बात कर सकता हूं। एक्सेप्शन अभी आपको बाद में बताऊंगा, वापस दोहराता हूं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। नाम से पता चल रहा है बेटा ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, बॉडी कैविटीज में फ्लो करता है, साइनसेस में फ्लो करता है, तो उसे कहा जाता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और समझिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यूज होते हैं वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। अब बात करता हूं बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन द अदर हैंड बहुत आसान है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मान लेते हैं ये हार्ट है बेटा, हार्ट पहले ब्लड को लार्ज वेसल्स में पंप करता है, जैसा आपको पता है चाहे वो राइट वेंट्रिकल वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल वो एओर्टा में, और बेटा ये दोनों लार्ज साइज वेसल है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट ने पहले ब्लड को पंप किया बेटा लार्ज वेसल्स में, और ये लार्ज वेसल्स जो हैं ओपन स्पेसेस में ब्लड को ड्रेन करने की बजाय बेटा ये आगे चलकर इस तरह से वेसल्स का क्लोज नेटवर्क बनाती है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं कुछ इस तरह से। तो देखिए ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड हमेशा क्लोज वेसल्स के अंदर फ्लो करता है बेटा, ये जो है वाहिनियों के अंदर फ्लो करता है क्लोज वेसल्स के अंदर, तो उसे कहा जाता है क्लोज सर्कुलेटिज्म। और जाहिर सी बात है बेटा यहां पर जो आपका ब्लड है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो तो वेसल्स के अंदर है, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो बॉडी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये आपको 100 में आना चाहिए। अब समझिए बच्चों एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी कहती है जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मोर एडवांटेजेस होता है। बेटा एक एक वर्ड समझा रहा हूं, एनसीईआरटी लिखती है बेटा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मोर एडवांटेजेस होता है, यहां से एशनरिज्म बनना चाहिए बच्चों, जो क्लोज सर्कुलेशन है ये ज्यादा एडवांटेजेस होता है। रीजन क्या होना चाहिए, यहां पर जो सर्कुलेशन है ना बेटा उसे हम जो है प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं ना बेटा। यहां पर आप एक चीज समझिए, ओपन में तो आपने क्या किया, एनसीईआरटी समझा रहा हूं बच्चों, ओपन में आपने क्या किया, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको ले जाकर आपने ओपन स्पेस में फेंक दिया। अब उसके बाद उसकी क्या रफ्तार होगी क्या नहीं होगी उसको हम ढंग से रेगुलेट नहीं कर सकते, पर समझिए बच्चों जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है बेटा वो वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा, आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स कैपिलरीज हो सकती हैं। तो आपने देखा ये सर्कुलेटिज्म वो है जिसमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है बेटा वो वेसल्स में फ्लो कर रहा है। तो यहां पर बेटा हम वेसल्स के डायमीटर को चेंज कर सकते हैं ना, कभी हम वैसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों, कभी हम वैसो डायलेशन करेंगे तो ब्लड प्रेशर घटेगा, और ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड के बहने की जो रफ्तार है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ब्लड स्पीड से बहे तो हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे, अगर आप चाहते हो कि ब्लड धीरे बहे तो हम वैसो डायलेशन। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज यहां जो सर्कुलेशन उसको प्रिसाइसली रेगुलेट
किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं यहां से बेटा जो है एसर्शन रीजन जो है वो बनना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए बेटा जी, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेटिंग फ्लूइड ओपन स्पेस में फ्लो करता है, जहां टिश्यूज डायरेक्टली सर्कुलेटिंग फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, उसे कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड क्लोज वेसल्स में फ्लो करता हो। बेटा समझिए, जहां पर टिश्यूज सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आते हो, जो ज्यादा एडवांटेजेस हो, जिसमें हम फ्लो को जो है प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं, वो कहलाता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलता है? एग्जांपल्स तो एनिमल किंगडम में देखेंगे ना बेटा, पर फिलहाल जो है कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे बेटा पहली बार जो सर्कुलेशन आया था वो एनलिड्स में आया था, और वो कैसे आया था बेटा? क्लोज सर्कुलेशन आया था। तो समझिए एनलिड्स के अंदर क्लोज होता है, जो कॉर्डेट्स होते हैं ना बेटा, कॉर्डेट्स, उनके अंदर जो है क्लोज सर्कुलेशन मिलता है। पर आपको पता है बच्चों, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो फिलहाल एनिमल किंगडम की कुछ बात बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना बच्चों। अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए, अगर इन जनरल पूछा जाए मोलस्क में कैसा होता है, तो आंसर जाएगा बेटा ओपन सर्कुलेशन। पर ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट सिफेलोपोड मोलस्क। आपको पता है बेटा जो सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं, इसमें ऑक्टोपस वगैरह आते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मोलस्क में इन जनरल पूछे तो ओपन है, पर बेटा जो सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं उनमें क्लोज्ड होता है। उसी तरह से बेटा इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्डेट्स में कैसा मिलता है, तो हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेशन है। पर आप यहां कह सकते हो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आप कह सकते हो बेटा यूरोकॉर्डेट्स, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट्स कह सकते हैं, जिनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, मुझे कार्डियक साइकिल पढ़ाना है, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये कुछ रटने वाली चीजों को हमें कंप्लीट करना होगा। तो इन जनरल याद रखेंगे बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। सर्कुलेशन दो टाइप का हो सकता है, ओपन और क्लोज। अगर सर्कुलेशन ओपन स्पेसेस में हो रहा है तो उसे ओपन कह देंगे। एग्जांपल याद रखिएगा आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। बाद में और पढ़ेंगे बच्चों, जैसे इकाइनोडर्मेटा होता है, हेमिकॉर्डेटा होता है, इनमें बेटा ओपन मिलता है। तो इन जनरल याद रखना आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ओपन होता है, और जो हमारे एनलिड्स और कॉर्डेट्स हैं उनमें क्लोज होता है। पर जो सिफेलोपोड मोलस्क हैं उनमें क्लोज होता है। और जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं बेटा, कॉर्डेट्स में तीन आते हैं ना, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं बेटा उनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। तो उनके अंदर एक्सेप्शनली जो है वो ओपन सर्कुलेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं ये रटने वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ध्यान सुनिए बेटा, अगर हम पढ़ना चाहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको पता है बच्चों ह्यूमन जो है वो मैमल्स के अंदर आएंगे, मैमल्स जो है वो वर्टिब्रेट्स में आएंगे, वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स में, और इन जनरल कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेशन मिलता है। तो एक बात तो कंफर्म बच्चों, ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारे अंदर ओपन और क्लोज में से कैसा मिलता है बच्चों? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम पढ़ना चाहते हैं बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लीज सुनते जाएं। अब हम पढ़ना चाहते हैं बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा वो क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज। इसका मतलब ये हुआ हमारे अंदर कोई भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्यों ना हो, वो हमेशा क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है। अब सवाल ये आता है कि वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड कौन सा होगा? बेटा वो जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ब्लड हो सकता है या फिर वो लिम्फ हो सकता है। बेटा जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ब्लड हो सकता है या फिर वो लिम्फ हो सकता है। तो समझिए, वापस बोल रहा हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। कुछ बच्चे यहां पर एग्जांपल लिख रहे हैं कि सर जो एनलिडा है उसके अंदर मैंने आपको क्लोज बताया है, पर बेटा बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। एनलिडा के अंदर बेटा एक जो है क्लास आती है हिरुडिनेरिया, तो उसके अंदर हमें लीच देखने को मिलता है जो ब्लड सक करता है। तो बेटा उसके अंदर एक्सेप्शन जो है ओपन सर्कुलेशन मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। पर आपको बेटा इन जनरल आपको याद रखना चाहिए कि एनलिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेशन है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क के अंदर ओपन सर्कुलेशन है। बार बार दोहराऊंगा, क्लास में याद होना चाहिए, मकसद मां है। तो ध्यान सुनिए बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। मेरा मकसद है आपको मां तक पहुंचाना मुस्कुराहट के साथ। सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। सर्कुलेशन दो टाइप का है, ओपन और क्लोज। उम्मीद करता हूं एग्जांपल समझ में आ गए। आपको क्लोज वाला याद रखना है, ये मोर एडवांटेजेस होता है क्योंकि यहां पर हम फ्लो को प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं। अब समझिए हमारे अंदर मिलता है क्लोज सर्कुलेशन, कंफर्म है। अब समझिए ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है वो कहलाएगा क्लोज्ड।
अब आखिर वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड कौन सा है बेटा, समझिए वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड दो टाइप का हो सकता है, या तो बेटा वो ब्लड हो सकता है या फिर वो लिम्फ हो सकता है। तो कौन सा सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, उस बेसिस पर बेटा हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होगा। अगर आप ब्लड की बात कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसे जो बेटा ब्लड सर्कुलेटरी या फिर हम इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। बेटा समझिए, अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर आप लिम्फ की बात करें तो बेटा वो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो कहलाएगा बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। मैं फिर दोहराता हूं, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। समझिए बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। हम स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। सर्कुलेशन दो टाइप का, ओपन और क्लोज। हमारे अंदर मिलता है बेटा क्लोज। अब समझिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेटा इस चैप्टर में मैं आपको दोनों जो है वो डिस्कस करूंगा। अब समझिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेरे बच्चों हम तीन चीजें पढ़ेंगे। अरे समझिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। यहां जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो ब्लड होगा, यहां जिस वेसल्स में फ्लो करेगा उन्हें ब्लड वेसल्स कहेंगे, उन्हें ब्लड वेसल्स कहेंगे, और उस ब्लड को पंप करवाने का जो काम करेगा वो हमारा हार्ट होगा। तो बेटा समझिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो बेटा उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में तीन चीजें पढ़ेंगे ना, वहां ब्लड है तो यहां बेटा लिम्फ होगा, वहां ब्लड वेसल्स है तो यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, यहां ब्लड वेसल्स है तो यहां लिम्फेटिक वेसल होंगी। वहां बेटा हम हार्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम लिम्फ नोड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिम्फ नोड्स की। तो अभी फिलहाल मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, तो ध्यान सुनिए बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद है सर्कुलेशन करवाना। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। बार बार बोल रहा हूं, क्लास में याद करने चाहिए। और सर्कुलेशन दो टाइप का, ओपन क्लोज। हमारे अंदर मिलता है क्लोज। क्लोज वाला दो टाइप का होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अब बेटा आज हम शुरू करना चाहते हैं बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या करना चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। मैंने आपसे क्या कहा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा तीन चीजें आएंगी, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ब्लड, फिर हम पढ़ेंगे बेटा हार्ट के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल, फिर बाद में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, और चैप्टर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो सीक्वेंस को समझिए बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, ओपन क्लोज। हम पढ़ रहे हैं क्लोज। क्लोज के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज आएंगी ना, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं पहले आज ब्लड के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं ब्लड। क्या पढ़ना चाहते हैं बच्चों, ब्लड। मैं आपको स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, जल्दी से एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। बच्चों एनसीईआरटी में हम पेज नंबर 193 पर चल रहे हैं। मैंने भी आपको उसका सिर्फ पहला पैराग्राफ समझाया है, फिर वहीं पर बेटा नीचे हेडिंग लिखा हुआ है ब्लड। तो आज हम ब्लड की बात करेंगे। अगर आपके मॉड्यूल की बात करूं बच्चों तो बायो का मॉड्यूल नंबर 5 है, उसमें हम पेज नंबर 34 पर है बच्चों। तो वहां पर इंट्रोडक्शन की जो बातें हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब वहां पर हेडिंग लिखा हुआ है ब्लड। तो अब हम शुरू करेंगे ब्लड के बारे में। आइए बच्चों हम ब्लड की शुरुआत करते हैं। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, आराम से पढ़ेंगे बच्चों। ब्लड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर क्लोज होता है ना बच्चों। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है। अब हमारे अंदर वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड कौन सा है, उस बेसिस पर बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होगा। एक होगा ब्लड वस्कुलर सिस्टम और एक होगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। याद कीजिए ब्लड सर्कुलेशन में हमें तीन चीजें पढ़नी है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो आज उसमें पहला शुरू करने जा रहे हैं बच्चों ब्लड है, जो सक्सेसफुली अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हार्ट पढ़ेंगे,
फिर हम जो है ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बेहतरीन टॉपिक शुरू करेंगे इवोल्यूशन। तो आइए बच्चों बात करते हैं ब्लड के बारे में, मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं ब्लड। बच्चों एनसीईआरटी जो है ब्लड के बारे में क्या लिखती है, पहले कुछ बेसिक बातें करता हूं। ब्लड जो है बेटा ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बस आपकी आत्मा को थोड़ा सुकून मिले उसके लिए मैं लिख रहा हूं बच्चों, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, मॉड्यूल में एज इट इज लिखा हुआ है। तो समझिए बेटा आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड, तो ब्लड के लिए एक चीज याद रखेंगे, ब्लड जो है बेटा वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बेटा जितने भी जटिल प्राणी होते हैं उनके शरीर में 4 आधार प्रकार के जो है उत्तक होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब अंग्रेजी बोलता हूं, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बेटा एनसीईआरटी क्या लिखती है, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। मैं आपको समझाता हूं बेटा, पहले तो समझिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। बेटा कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, ध्यान सुनो बेटा। किसी भी टिश्यू को अगर आप कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हो तो 3 चीजें होनी चाहिए बेटा। उसके अंदर जो है मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसमें सेल होने चाहिए और उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स होने चाहिए। वापस समझा रहा हूं बेटा, किसी भी टिश्यू को अगर आप कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हो तो उसमें जो है मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसमें जो है बेटा सेल्स होने चाहिए और उसके अंदर फाइबर होने चाहिए। पर मैं आपको समझाता हूं, ब्लड जो है ना बेटा ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। पहले एक चीज समझिए, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और साथ ही साथ बच्चों ब्लड को जो है बेटा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसे कहते हैं बेटा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। एक एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे बेटा आज की जो हमारी क्लास है मेनली मेमोरी बेस्ड क्लास है, तो बस इसको सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। वापस बोल रहा हूं बेटा, हम पढ़ रहे हैं ब्लड, एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसका कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होगा। पर समझिए ब्लड को बेटा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, ये बात मॉड्यूल में लिखी हुई है। समझिए किसी भी टिश्यू को अगर आप कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हो बेटा, किसी भी टिश्यू को अगर आप कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हो 3 चीजें होनी चाहिए, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर। कहां की बात है बच्चों, ब्लड जो है वो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब उसके बेटा 2-3 कारण हो सकते हैं, मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है। पहला कारण तो बेटा ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स क्या होते हैं बेटा जी, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। मैंने आपके कहा क्या, किसी भी टिश्यू को अगर आप कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हो तो 3 चीजें होनी चाहिए, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर। पर बच्चों पहली खास बात, ब्लड के अंदर जो है ना वो प्रोटीन फाइबर्स क्या होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ये एक मेन कारण है कि ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दूसरा समझिए बच्चों, आपके सुकून के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ब्लड जो है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। पहली बात तो याद रखेंगे, ब्लड जो है बेटा एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होने चाहिए, पर ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो एक कारण तो बेटा ये हो गया। और समझिए बेटा कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होते हैं ना उनमें डिवीजन की पावर होती है। जैसे हम बात करेंगे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं बेटा, वो डिवाइड हो सकते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल। पर समझिए ब्लड के जो सेल होते हैं ना बच्चों उनमें डिवीजन की पावर नहीं होती है। बेटा आरबीसी कभी भी डिवाइड होकर 2 आरबीसी थोड़ा बनाता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ब्लड के जो सेल है बेटा उनके अंदर डिवीजन की जो पावर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरा पॉइंट बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, तीसरा पॉइंट समझिए बेटा, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होती है ना उसको खुद कनेक्टिव टिश्यू के सेल ही सिक्रेट करते हैं। पर ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी जो मैट्रिक्स होती है बेटा उसे प्लाज्मा कहते हैं, उसको खुद ब्लड के सेल सिक्रेट नहीं करते। बेटा समझिए ब्लड के सेल तो बनकर आते हैं रेड बोन मैरो से, और ब्लड की जो मैट्रिक्स है बेटा वो मेनली बनकर आती है लीवर से। तो आपने क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होती है उसको नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू के सेल ही सिक्रेट करते हैं, पर ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है उसको खुद ब्लड के जो सेल होते हैं वो सिक्रेट नहीं करते हैं। तो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये वो 3 खास कारण है जिसकी वजह से हम ब्लड को क्या कह सकते हैं बच्चों, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी की लाइन याद रखना, ब्लड क्या है, वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बेटा आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ना चाहते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, ब्लड जो बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू है, नियम से उसमें 3 चीजें होनी चाहिए बच्चों। उसमें जो है मैट्रिक्स होना चाहिए था, उसमें सेल्स होने चाहिए थे और उसमें फाइबर्स होने चाहिए थे। पर हमने देख लिया ब्लड बेटा एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइबर्स तो कंप्लीटली एब्सेंट है। यानी अगर ब्लड के कंपोजिशन की बात करें बच्चों तो ब्लड में 2 ही चीजें हैं, एक तो उसमें मैट्रिक्स है और उसके अंदर सेल है। अब एनसीईआरटी की लाइन मुझे,
ब्लड की जो मैट्रिक्स होते हैं बेटा, इसके नेचर की बात करें तो ये फ्लूइड नेचर की होती है। तो एनसीईआरटी कहती है फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। इसको पढ़कर बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्लूइड मैट्रिक्स एक अलग चीज है, प्लाज्मा एक अलग चीज है। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स है कॉमा प्लाज्मा। तो बच्चों को ऐसा लगता है फ्लूइड मैट्रिक्स एक अलग चीज है, प्लाज्मा एक अलग चीज है। नहीं बच्चों, ब्लड की जो मैट्रिक्स है उसे प्लाज्मा कहते हैं, पर उस मैट्रिक्स का जो नेचर है वो कैसा है बेटा? वो फ्लूइड नेचर की होती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, पर उसका नेचर कैसा है? वो फ्लूइड नेचर की होती है। अब समझिए दूसरी चीज, ब्लड के अंदर बेटा हमें सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें कलेक्टिवली एनसीईआरटी क्या नाम देती है बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स नाम देती है। क्या नाम देती है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू है, नियम से उसमें तीन चीजें होनी चाहिए थी, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर। पर ध्यान रखिएगा, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बेटा, फाइबर्स तो कंप्लीटली एब्सेंट है। तो ब्लड के कंपोजिशन में दो ही तो चीजें हैं बेटा। रटने वाला लेक्चर चल रहा है, माफी चाहूंगा, इसे याद ही करना होगा। तो समझिए बेटा, ब्लड के कंपोजिशन में दो ही तो चीजें बेटा, एक तो इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स है प्लाज्मा, और जो इसमें सेलुलर कंपोनेंट है उन्हें कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉमा प्लाज्मा एंड सेलुलर पोर्शन नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वैसे आपको पता होगा ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये भी जो है तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और बेटा जो है प्लेटलेट्स होते हैं। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, इन तीन में अगर देखा जाए तो समझिए ये जो दो हैं ये तो बेटा प्रॉपर सेल होते हैं, पर देखिए जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सेल नहीं होते हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं। इसलिए बेटा इनको ब्लड सेल कहने की बजाय क्या कहना सही रहेगा? ब्लड कॉर्पसल्स। बेटा इनको ब्लड सेल कहने की जगह इनके लिए बेस्ट वर्ड जो यूज किया जाता है बेटा वो ब्लड कॉर्पसल कहना सही है। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, आरबीसी तो पूरा एक सेल होता है बच्चों, डब्ल्यूबीसी पूरा एक सेल है, प्लेटलेट सेल नहीं होता बेटा, ये तो एक सेल होते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इसलिए आप प्लेटलेट को सेल थोड़ी ना कह सकते हो। इसलिए इन तीनों को हम ब्लड सेल ना कहकर इनको कलेक्टिवली बच्चों ब्लड कॉर्पसल कहते हैं। और एनसीईआरटी कहती है इन ब्लड कॉर्पसल्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लड का कंपोजिशन। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ब्लड में दो ही चीजें हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, और होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिन्हें ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। अब कुछ कैलकुलेशन वाली बात बताता हूं बच्चों, एनसीईआरटी के डेटा है, याद रखना बेटा। समझिए जो प्लाज्मा है ये टोटल ब्लड का बेटा 55% पार्ट बनाता है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये याद होना चाहिए बच्चों। जो प्लाज्मा है वो टोटल ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। तो बेटा जाहिर सी बात है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये टोटल ब्लड का जो है 45% पार्ट बनाएंगे। उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इस 45% में भी अगर देखा जाए 99% होते हैं आरबीसी, यानी बेटा मोस्ट अबंडेंट जो ब्लड सेल होते हैं वो आरबीसी हैं, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1%। पर एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगर ऐसा आ जाए बच्चों कि आरबीसी कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द ब्लड, तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। अरे आरबीसी बच्चों ब्लड का 99% थोड़ी ना है, ब्लड में जो सेल हैं वो 45% है, उस 45% का जो 99% है वो कौन होते हैं बेटा जी? आरबीसी होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर बता दिया बच्चों, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में दो ही चीजें बच्चों, एक तो उसमें मैट्रिक्स होती है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो मैट्रिक्स होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं बेटा, हर जगह मां है, बस देखने का नजरिया चाहिए। तो ब्लड में दो ही चीजें बच्चों, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो एक तो उसमें मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर आप ब्लड पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है प्लाज्मा पढ़ लेना चाहिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ना चाहिए। पर उससे पहले बच्चों ब्लड के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें मैं आपको बता देता हूं, बस ऐसा सुन लीजिए। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी, ये बातें मॉडल में लिखी हुई बच्चों। हिमेटो वर्ड यूज होता है ब्लड के लिए, लॉजी का मतलब टू स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। बेटा ब्लड के बनने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है हीमोपोइसिस। सिस मतलब प्रोसेस, पोई मतलब बनना, हीमो मतलब ब्लड। द प्रोसेस ऑफ बनना ब्लड का इज नोन एज हीमोपोइसिस। मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा बच्चों कि ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा बच्चों कि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और ये तो मर जाऊं तो ना बताऊं कि ब्लड एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है 5 to 6 लीटर जो है आपको देखने को मिलता है, ये मेल का है। फीमेल के अंदर बेटा थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, 4 से 5 लीटर। पर अगर आपसे एवरेज पूछा जाए
कि एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, तो आंसर जाना चाहिए 5 लीटर होता है। मैं माफी चाहूंगा बच्चों, ये कुछ बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ब्लड का कलर रेड होता है नहीं बताऊंगा, ब्लड का पीएच 7.3 या 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन होता है नहीं बताऊंगा, और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है, ये तो मैं आपको मर जाऊं तो नहीं बताऊं। पर अब मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मा के बारे में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ब्लड के कंपोजिशन का। जो पहला पोर्शन है बेटा वो क्या है, प्लाज्मा। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, मैं फिर दोहराता हूं, पूरा रटने वाला पोर्शन चल रहा है, मेरे साथ जुड़ जाएंगे बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, आइए शुरुआत करता हूं। ब्लड में दो ही चीजें बच्चों, एक तो प्लाज्मा है और एक जो है ब्लड कॉर्पसल है। पहले शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स। तो ध्यान सुनिए, एनसीईआरटी क्या कहती है, मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। यानी ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है बेटा, इसको प्लाज्मा कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये टोटल ब्लड का जो है बेटा 55% बात बनाती है। जो एनसीईआरटी की बातें हैं वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। वापस बोल रहा हूं बच्चों, ब्लड में दो ही तो चीजें हैं, मैट्रिक्स और सेल। ये फ्लूइड मैट्रिक्स है 55%, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड कॉर्पसल 45%। तो हम पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर हम ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले प्लाज्मा के बारे में। तो एनसीईआरटी की लाइन सुनिए, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये टोटल ब्लड का बेटा 55% जो है बनाती है नियरली। एनसीईआरटी में नियरली वर्ड लिखा हुआ है, ये ब्लड का नियरली जो है 55% पार्ट बनाती है। फिर एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा, ये जो मैट्रिक्स होती है, एनसीईआरटी का वर्ड है ये लिखती है बेटा, जो मैट्रिक्स होती है स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। विश्वास मानिए, एक एक वर्ड का धागा खोलेंगे बेटा। एनसीईआरटी लिखती है जो ब्लड की मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। स्ट्रॉ का मतलब हम कह सकते हैं हल्के पीले रंग की होती है बेटा। अंग्रेजी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रॉ कलर, हिंदी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हल्के पीले रंग की। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, ये हल्के पीले रंग का जो है एक तरल जो है विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। क्योंकि आप समझिए बच्चों, इस प्लाज्मा में सिर्फ पानी थोड़ी ना होता बच्चों, इस प्लाज्मा के अंदर जो है मैक्सिमम तो पानी होगा, पर इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं जो इसको थोड़ी सी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो इसको प्रदान करती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड में दो चीजें हैं, फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट, ब्लड में दो चीजें, मैट्रिक्स और सेल। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है इसको प्लाज्मा कहते हैं। कोशिका की याद हो जाए, ये टोटल ब्लड का 55% बनाती है नियरली। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा बेटा नियरली, ये टोटल ब्लड का जो है नियरली 55% पार्ट बनाती है। ये एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। अब बेटा समझे, अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। यानी यहां जो भी डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, ये 55% का है। ध्यान रखिएगा, ये टोटल ब्लड का नहीं है, 55% में क्या क्या होता है वो मानते हैं। तो मान के चलिएगा, जो 55% है वही हमारा 100% है, तो उसको समझिएगा। तो एनसीईआरटी का डेटा याद रखिए बेटा, अगर हम प्लाज्मा में देखें तो इस 55% में बेटा 90 से लेकर 92% क्या होता है, पानी होता है। बेटा ये भी एनसीईआरटी का डेटा है, याद होना चाहिए, ये एनसीईआरटी का डेटा है, याद होना चाहिए। बेटा समझिए, 55% में 90 से 92% तो पानी है, तभी तो बेटा ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड है, तभी तो बेटा ब्लड जो है वो बहता है, और जो बहता है उसे वस्कुलर कहते हैं, संवहनीय कहते हैं। इसलिए बेटा ब्लड को वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, संवहनीय संयोजी ऊतक। यानी समझिए, ब्लड में मैट्रिक्स है और सेल है। ये मैट्रिक्स 55% है, इस 55% में भी 90 से 92% जो है बेटा वो जल होता है, यानी कि पानी होता है। अब ये तो समझ में आ गया। अब समझिए बेटा, पानी तो हो गया 90 से लेकर 92%। अब मैं अगर बात करूं तो 8 से 10% बेटा इसके अंदर सॉलिड पार्ट भी तो है, तभी तो आप एनसीईआरटी को समझिए। जो ब्लड की मैट्रिक्स है बेटा वो फ्लूइड तो होती है, पर साथ ही साथ वो विस्कस फ्लूइड होती है। तो एनसीईआरटी का वर्ड आपको समझना चाहिए बेटों। तो ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है वो जो है वो विस्कस फ्लूइड होता है। अब ये परसेंटेज एनसीईआरटी का नहीं है। अब समझते हैं बेटा, मैट्रिक्स की बात करूं तो उसके अंदर जो है बच्चों आप पढ़ चुके हैं 90 से लेकर 92% तो वाटर है, बाकी उसमें सॉलिड पार्ट है। अब बेटा इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या हो सकता है, आइए एनसीईआरटी कवर करते हैं, सुनना। इस सॉलिड पार्ट के अंदर जो है बेटा कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन से लिखे हैं बस वो लिख रहा हूं बेटा। इसमें जो है सोडियम हो सकता है, इसमें क्लोराइड हो सकता है, इसमें कैल्शियम हो सकता है, इसमें मैग्नीशियम हो सकता है, इसमें बाइकार्बोनेट हो सकता है, और हम एटसेट्रा की बात करें बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है एनसीईआरटी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान सुनिए बेटा, समझिए ब्लड की जो मैट्रिक्स है उसमें 90 से लेकर 92% तो पानी है बच्चों, बाकी उसके अंदर आपको जो है सॉलिड पार्ट दिखेगा। अब इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या हो सकता है एनसीईआरटी बता रहा हूं। तो समझिए, सॉलिड पार्ट के अंदर
मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ। फिर एनसीईआरटी लिखती है इस सॉलिड पार्ट के अंदर बेटा कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो होते हैं। बेटा आपको पता है जो ब्लड है प्लाज्मा, उसी से जो है न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल करते हैं। तो समझिएगा, जैसे कि हमें ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज देखने को मिल सकता है, हमें ब्लड प्लाज्मा में जो है अमीनो एसिड्स देखने को मिल सकते हैं, हमें ब्लड प्लाज्मा बेटा जी लिपिड्स एटसेट्रा देखने को मिल सकते हैं। पर एनसीईआरटी कमाल की बात लिखती है, यहां से एसेंशियल इन्हें निकलना चाहिए बच्चों। तो ध्यान सुनिएगा, ब्लड प्लाज्मा में आपको ये न्यूट्रिएंट्स हमेशा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं बेटा दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। बच्चों के सामने नहीं आता है एनसीईआरटी की लाइनें बच्चों, समझिए। एनसीईआरटी कहती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। बेटा ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांजिशन यानी सर्कुलेशन। बेटा आपको पता है ये जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड हैं, जो लिपिड्स हैं, ये हमेशा हमारी बॉडी में ट्रांजिट करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। और सर्कुलेट करवाता कौन है बेटा जी? ब्लड करता है। तो जाहिर सी बात है ये आपको हमेशा ब्लड प्लाज्मा में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, बॉडी के अंदर ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। ये समझ में आ गया? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। समझे बेटा, हमारे ब्लड प्लाज्मा में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम मिनरल्स की बात कर चुके हैं एनसीईआरटी, हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर चुके हैं। बेटा और भी चीजें हैं, जैसे कि कुछ विटामिन हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। अब फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। बेटा नीट के अंदर ब्लड से एक सवाल आना है, वो एक सवाल प्रोटीन से हो सकता है। ध्यान सुनिए बेटा, एनसीईआरटी कहती है ये जो प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा का 6 to 8% बनाती है। तो बेटा 3% याद होने चाहिए इस फ्लो चार्ट के अंदर, 3% याद होने चाहिए बच्चों। कौन कौन से? मैट्रिक्स जो है टोटल ब्लड का 55%, इस 55% में 90 से 92% पानी है, और इस 55% में 6 से 8% क्या बेटा? प्रोटीन होते हैं। अब समझिए, ब्लड प्लाज्मा वैसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं कुछ सेलेक्टेड प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं बेटा, जैसे कि मैं एल्बुमिन की बात कर लूंगा, मैं जो हूं बेटा ग्लोबुलिन की बात करूंगा, मैं यहां पर जो है फाइब्रिनोजन की बात कर लूंगा। वैसे जब फाइब्रिनोजन की बात कर रहा हूं तो मुझे प्रोथ्रोम्बिन की बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी ब्लड कोगुलेशन में काम आएगा। पर चूंकि एनसीईआरटी बेटा वहां पर जो है इनके बारे में लिखा हुआ है, तो मैं वही यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिए बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी सिर्फ प्लाज्मा पढ़ा रहा हूं, पूरा रटने वाला पोर्शन है, मेरा साथ दीजिए बच्चों। समझिए, वापस बोल रहा हूं, ब्लड की जो मैट्रिक्स है ये टोटल ब्लड का 55% बनाती है। ये स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड होता है। इस 55% में 90 से 92% तो पानी है, जबकि इसमें 6 से 8% क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। यानी जो 6 से 8% है, ये 55% की बात करें। अब समझिए बेटा, उस 6 से 8 में भी अगर देखा जाए, एल्बुमिन होता है बेटा 4%, ग्लोबुलिन होता है 2 से 2.5%। अगर मैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करूं तो ये दोनों 0.3% होते हैं। हालांकि ये परसेंटेज एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको कम से कम बस ये डेटा याद होना चाहिए कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन टोटल कितना बनाते हैं? 6 to 8%। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो बेटा, एल्बुमिन जो है बेटा, ये जो है ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाला मैक्सिमम प्रोटीन होता है। साथ ही साथ बेटा ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बेटा एल्बुमिन जो है वो सबसे ज्यादा है बेटा, यानी समझिए ब्लड प्लाज्मा में 4%, बेटा टोटल प्रोटीन 6 से 8% है, और उसमें से भी अगर देखा जाए बेटा तो 4% कौन होता है? वो एल्बुमिन होता है। समझिए, अब एक चीज समझना, ग्लोबुलिन होता है बेटा 2 से 2.5%। तो बहुत साल पहले एम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था बेटा, वो क्वेश्चन यहां आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे एल्बुमिन इस टू ग्लोबुलिन का रेशियो पूछे बेटा, अगर आपसे एल्बुमिन इस टू ग्लोबुलिन का रेशियो पूछे, एल्बुमिन है बेटा 4%, ग्लोबुलिन मान लो आप 2 से 2.5%, तो 2 मान लो, तो ये रेशियो निकल कर आता है बेटा 2:1। फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये थोड़ा सा आइडिया लगा, मैंने आपको बता दिया। अब समझिए बच्चों, अब मैं आपको इन प्रोटीन्स के फंक्शन बता रहा हूं। एक चीज समझना, नीट 2018 का सवाल था, 2026 में भी हो सकता है, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। तो समझिए बेटा, ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है बेटा। ब्लड के अंदर एक प्रेशर होता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी समझिए, ब्लड के जो प्रोटीन्स हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ब्लड के जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर मेंटेन होता है उसे हम कहते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस। पर आपने देखा ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम प्रोटीन कौन सा है बेटा? एल्बुमिन है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? एल्बुमिन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोटीन नहीं है बेटा, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। पर चूंकि मेन ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? एल्बुमिन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखिएगा, एल्बुमिन का मेन फंक्शन बेटा ये
ऑस्मोटिक बैलेंस करवाएगा। क्या कराएगा बेटा? ऑस्मोटिक बैलेंस। अब बेटा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं बेटा, इन्हीं को तो कहा जाता है एंटीबॉडीज। और थोड़ा आइडिया बेटा, एंटीबॉडी जो है ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में जो है हेल्प करेंगे बेटा, ये जो है आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करेंगे। और बेटा जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, ये जो है बेटा क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बेटा, ये जो है रक्त का थक्का बनने में, ब्लड क्लॉटिंग कह दीजिए या फिर ब्लड कोगुलेशन कह दीजिए, उसके अंदर जो है बेटा ये हेल्प करते हैं। मैं आपको एक सवाल बता देता हूं बेटा, नीट 2018 में सवाल था, सवाल यही आया था, मैच द कॉलम था बेटा, ऐसे जो है एल्बुमिन लिखा हुआ था, यहां पर जो बेटा इस तरह से फाइब्रिनोजन लिखा हो सकता है, यहां पर इस तरह से जो है ग्लोब्यूलिन लिखा हुआ था, और बेटा सामने जो है मैच द कॉलम है, ऐसे ऑस्मोटिक बैलेंस की बात की हुई थी। आपकी आत्मा को सुकून मिल जाए इसलिए एक शब्द लिख रहा हूं बच्चों, पर मां तक जाना है, दिमाग में लिखिए। जैसे बेटा यहां पर जो है मैं डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर सकता हूं, एक तरफ जो बेटा इस तरह से यहां पर ब्लड कोगुलेशन लिखा हुआ था, तो बेटा नीट 2018 का सवाल था, मैच द कॉलम करना था। अब मैच द कॉलम आप कर सकते हो ना बेटा, मैच द कॉलम आप कर सकते हो, जैसे कि एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस हो जाएगा, फिब्रिनोजन जो है ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा, और ग्लोबुलिन जो है बेटा वो डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा। अब बच्चों एनसीईआरटी प्लाज्मा को लेकर एक और बात लिखती है, वो भी आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने देखा ब्लड प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है बेटा, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है। कोई भी ऐसी चीज जो क्लॉटिंग में हेल्प करे उसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। पर समझे बच्चों, इन दो के अलावा ब्लड प्लाज्मा में और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों। बेटा समझिए, ये तो क्लॉटिंग फैक्टर है ही ना बच्चों, पर ब्लड प्लाज्मा में और भी तो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जैसे समझिए कैल्शियम जो है बेटा, ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, मैकेनिज्म ब्लड कोगुलेशन में समझाऊंगा। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, ब्लड प्लाज्मा में और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर हम ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो फिर उसे कहा जाता है सीरम। क्या कहते हैं बेटा? सीरम कहते हैं। एक काम करता हूं, आपके सामने एक बेसिक कैलकुलेशन लिखता हूं, आपको समझ में आएगी बच्चों। मैं कह सकता हूं ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल। बेटा ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस कॉर्पसल ना, ये 55% है और ये जो है 45% है, तो मैं कह सकता हूं ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल। बेटा ब्लड में से अगर आप ब्लड कॉर्पसल निकाल दोगे तो क्या बचेगा बेटा? प्लाज्मा। अब समझिए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। बेटा प्लाज्मा में से अगर आप वो क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे तो क्या बचता है? सीरम बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों एनसीईआरटी, तो ध्यान रखिएगा। अगर मान लो ये सवाल आ जाए, एग्जाम में आ चुका है बच्चों, कि अगर हम सीरम की बूंद को अगर हम जो है स्लाइड पर रखें, क्या वो क्लॉट होगा? तो नहीं होगा बच्चों। समझिए, ब्लड क्लॉट हो सकता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर है। बेटा लिम्फ भी क्लॉट हो सकता है क्योंकि उसमें भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो सीरम है बेटा वो क्लॉट नहीं हो सकता। अरे सीरम का मतलब है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो ध्यान रखिएगा बेटा जो सीरम होता है उसमें क्लॉट होने की एबिलिटी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर प्लाज्मा वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक एक शब्द के साथ मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, जल्दी से एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे बच्चों ब्लड कॉर्पसल, उसमें भी सबसे पहले आरबीसी। एक बच्ची लिख रही है, सर योर पैशन फॉर टीचिंग इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस शब्द का मतलब ही क्या होता है? पूरे हिंदुस्तान में एम जैसा समझाएंगे? बेटा हर कम्युनिकेबल डिजीज को आप इन्फेक्शियस कह दो ये जरूरी नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि इन्फेक्शियस एजेंट किसे कहते हैं, तब समझ में आएगा इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है। आदित्य लिख रहा है कि सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रटना नहीं पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल सही है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सही मायने में मां तक जाना चाहता है, उसकी आत्मा जानती है एमजे सर मेहनत से पढ़ाते हैं।
बच्चों ब्लड में दो ही चीजें हैं, एक ब्लड की मैट्रिक्स है और एक ब्लड के सेल हैं। बच्चों ब्लड की जो मैट्रिक्स है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, बात करता हूं ब्लड कॉर्पसल्स। याद रखिए जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं दे आर कलेक्टिवली रेफर टू एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड कॉर्पसल्स को बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। याद कीजिए ये टोटल ब्लड का 55% बनाते हैं, 45% सॉरी, ये टोटल ब्लड का 45% बनाते हैं। अब ये तीन टाइप के होते हैं बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बेटा हमें ये तीनों पढ़ने हैं। इसमें आज सबसे पहले शुरू कर रहा हूं आपके सामने आरबीसी। एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, ध्यान से बेटा। पहली बात तो आरबीसी की जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड कॉर्पसल, या इनको तो रेड ब्लड सेल भी कहा जा सकता है। अब पहला पॉइंट समझिए बच्चों, पहला पॉइंट समझिए बच्चों, वापस बोल रहा हूं, ब्लड में दो ही चीजें ना बच्चों, मैट्रिक्स और सेल। मैट्रिक्स पूरा पढ़ चुके हैं, एक एक लाइन मैंने आपको समझाया बच्चों। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। इसका मतलब भी समझाया बच्चों। तो चलिए ब्लड की मैट्रिक्स हो चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड के कॉर्पसल। सुनिए ब्लड के जो कॉर्पसल्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन टाइप के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। तो समझिए बच्चों आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है, एक एक बार समझाऊंगा बच्चों। आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है मेरे बच्चों, उसे यहां कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। वैसे रेड कलर देखने में दिक्कत आती है पर एरिथ्रोसाइट लिखना चाह रहा हूं, समझे बच्चों। साइट का मतलब होता है सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। तो जाहिर सी बात बच्चों आरबीसी जो होते हैं वो रेड कलर के सेल होते हैं। पहली बात तो बेटा आरबीसी जो है वो रेड कलर के सेल होते हैं, ये रेड कलर्ड सेल हैं। बेटा आरबीसी जो होता है वो लाल कलर का सेल है। पर सवाल तो ये आता है आरबीसी रेड कलर का सेल क्यों है? तो उसका रीजन जाता है आरबीसी के अंदर बेटा, आरबीसी के अंदर जो है एक रेड कलर का, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का बेटा, इसके अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग, बेटा समझिए रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी बेटा, गलती मत कर देना, सिंपल प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। एनसीईआरटी लिखती है बेटा आरबीसी जो होते हैं ये रेड कलर के सेल होते हैं। रेड कलर के क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर एसर्शन से बनेगा, इनके अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। तो समझिएगा यहां से एसर्शन रीजन बन सकता है बच्चों। तो समझिएगा आरबीसीज आर रेड कलर सेल, बिल्कुल सही है रीजन, क्योंकि आरबीसीज कंटेन ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी की लाइन हो गई। अब बेटा आरबीसी के बारे में पहले कुछ फैक्चुअल बातें मैं आपको बता देता हूं, वो आप सुन लीजिए बच्चों। आरबीसी के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें आप सुन लीजिए बच्चों। आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का बनना कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। ये बातें लिखूंगा नहीं बच्चों, बोर्ड में सब लिखा हुआ है, समझिए। बेटा पूरे ब्लड का बनना कहलाता है हीमोपोइसिस। बेटा पूरे ब्लड का बनना कहलाता है हीमोपोइसिस। पर अगर पूछा जाए सिर्फ आरबीसी का बनना तो वो कहलाएगा बेटा एरिथ्रोपोइसिस। तो समझिए आरबीसी का बनना कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। वो ऑर्गन जहां पर एरिथ्रोपोइसिस होता है उन्हें कहा जाता है एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। आपको पता है बच्चों अगर देखा जाए पहली बार जब आरबीसी बनता है, नीट का क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट आरबीसी कहां बनता है? तो वो बनता है यॉर्क सैक के अंदर। कहां बनता है बच्चों? यॉर्क सैक, एम्ब्रायनिक स्टेज में। उसके बाद एम्ब्रायनिक स्टेज में बेटा लीवर और स्प्लीन जो है वो भी आरबीसी बनाते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए एक वयस्क के अंदर, एक एडल्ट के अंदर एरिथ्रोपोइसिस कहां होता है तो आंसर जाएगा रेड बोन मैरो। कुछ बातें बताता हूं वापस बच्चों। आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, रेड कलर के सेल हैं। आरबीसी का बनना कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। वो ऑर्गन जहां एरिथ्रोपोइसिस होता है उसे हम कहेंगे एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। फर्स्ट टाइम एरिथ्रोपोइसिस जो है वो यॉर्क सैक में होता है, उसके बाद लीवर और स्प्लीन कॉम्प्लेक्स करता है। पर अगर आपसे पूछा जाए एडल्ट के अंदर एरिथ्रोपोइसिस कहां पर होता है तो बेटा वो कहां होता है? रेड बोन मैरो में। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब बात करता हूं आरबीसी के बारे में, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। सुनिए आरबीसी के बारे में मैं चाहूंगा कि बस आपको एक लाइन याद होनी चाहिए, ध्यान सुनिए बेटा, मैं लिख रहा हूं मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। ये एक लाइन ध्यान सुनिए बेटा, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो होती हैं इसका मतलब ये नहीं है किसी मैच्योर मैमेलियन की आरबीसी, मतलब गलती ना करना, मैंने स्टेटमेंट लिखा है मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज आर। इसका मतलब ये नहीं है किसी मैच्योर मैमल की आरबीसी, नहीं, इसका मतलब है किसी भी मैमल की वो आरबीसी जो मैच्योर हो चुकी है। बेटा समझिए यहां शब्दों का तो खेल है, वो एक आध सवाल ही तो डिफरेंशिएट कर देगा एम्स दिल्ली में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बहुत मेहनत करेंगे बच्चों, समझिए। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैच्योर मैमल की आरबीसी, नहीं, इस लाइन का मतलब है किसी भी मैमल की वो आरबीसी जो मैच्योर हो चुकी है। तो समझना बेटा अगर आरबीसी मैच्योर हो चुकी है तो वो कैसी होती है बेटा? वो सर्कुलर होती है,
वो जो है बेटा बाइकॉन्केव होती है, वो जो है बेटा नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अब एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनना बच्चों। पहले तो समझिए, आरबीसी जो है बेटा वो एक रेड कलर का सेल है। इमेजिन कीजिएगा, सर्कुलर है बेटा, सर्कुलर होती है आरबीसी सेल है, ये सर्कुलर बेटा, सो तो बाइकॉन्केव होती है। अरे समझिए बच्चों, है तो वो सर्कुलर। इमेजिन कीजिए एक लाल कलर का गोल पिलो लीजिए बेटा, गोल तकिया सर्कुलर है, उसको दोनों तरफ से साइड से ऐसे दबा दीजिए तो बेटा वो कैसी हो जाएगी, बाइकॉन्केव। समझिए, आरबीसी है तो सर्कुलर पर वो दोनों तरफ से ऐसे दब गई, यानी कि वो बाइकॉन्केव होती है और बेटा उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक काम करता हूं, पहले मैं आपके सामने बच्चों इमेच्योर आरबीसी बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं मैंने आपके सामने बनाया इमेच्योर आरबीसी। बेटा आरबीसी क्या है, एक सेल है बच्चों, आरबीसी सेल है और सेल है बच्चों, तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल भी तो होगा ना बच्चों। इसके अंदर जो है आपको इस तरह से न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बच्चों आपको इस तरह से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर बेटा जो है गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। एक चीज समझिए बच्चों, बाकी जो है साइटोप्लाज्म तो भरा हुआ है। अरे बेटा समझिए ना, आरबीसी क्या है बच्चों, एक सेल है और किसी भी सेल के अंदर जो है ये सारे सेल ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। पर समझिए बेटा, ये जो है एक इमेच्योर आरबीसी है। क्या है बेटा, ये एक इमेच्योर आरबीसी है। क्या है बच्चों, इमेच्योर, गलती ना हो जाए, ये इमेच्योर है। चलिए मैं आपको समझाता हूं बच्चों, आरबीसी के जीवन का मकसद क्या है, आखिर हमने आरबीसी को क्यों बनाया है। तो समझिए बच्चों मुस्कुराहट के साथ, हमें बस कोई एक ऐसा सेल चाहिए था जिसमें हम भारी मात्रा में क्या रख सकें बच्चों, हीमोग्लोबिन। क्योंकि आपको पता है 97% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो समझिए बच्चों, हमें बस एक ऐसा सेल चाहिए था जिसमें हम भारी मात्रा में क्या भर सकें, हीमोग्लोबिन। अब समझिए बच्चों, अगर आरबीसी में ये सारे सामान होते बच्चों जो कि मैच्योर आरबीसी में होते हैं, बेटा नीट का क्वेश्चन था, सोचिए अगर आरबीसी में सारे सामान होते तो हीमोग्लोबिन भरने की जो जगह है बच्चों, जो स्पेस है वो कम पड़ जाता ना। तो समझिए इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी है और ये सारे सेल ऑर्गेनल भी हैं। पर समझिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, ध्यान सुनिए बेटा, मैच्योरेशन के दौरान ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इमेच्योर आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस भी है, उसमें ईआर भी है, गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। पर समझिए अगर ये सब होते ना बच्चों तो हीमोग्लोबिन के स्पेस कम पड़ जाता ना। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन न्यूक्लियस और ये सारे सेल ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या भर सकें बच्चों, हीमोग्लोबिन। तो समझिएगा इमेच्योर आरबीसी तो न्यूक्लिएटेड है, पर जो मैच्योर आरबीसी बेटा वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। फायदा क्या होगा, आपको हीमोग्लोबिन भरने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों मेम्ब्रेन बाइकॉन्केव हो जाती है। बाइकॉन्केव का फायदा होगा आपको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ताकि आप ज्यादा हीमोग्लोबिन भर सको। नीट का क्वेश्चन था बच्चों कि हमारे आरबीसी के नॉन न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव होने का क्या फायदा है, टू प्रोवाइड मोर स्पेस टू एकोमोडेट हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी। तो वापस समझिए, मैंने ये जो लाइन लिखी है ये किसके लिए बच्चों, एक मैच्योर आरबीसी के लिए। चलो मैं आपको एक चीज और समझा दूं बच्चों, जो इमेच्योर आरबीसी होती है ना, सुन लीजिए, अगर आप उसका मैच्योरेशन करना चाहते हो तो उसके मैच्योरेशन के बेटा जो है आयरन की जरूरत पड़ती है, विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। बेटा विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं इसको, साइनोकोबालामिन। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए बेटा आयरन की जरूरत पड़ती है, फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो बेटा विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। ये वो चीजें जो आरबीसी को मैच्योर करती है। अब आप जो है कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उससे दूर हो जाएंगे। मुझे से इतना बता दीजिए, मैं क्लास में याद करवा दूंगा, बस इतना बता दीजिए, ये जो आपके सामने आरबीसी बनी हुई है बच्चों, ये मैच्योर है या इमेच्योर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों। मुझे जल्दी से बता दीजिए बच्चों, ये जो आपके सामने आरबीसी का भी चित्र बना हुआ है, ये मैच्योर है या फिर इमेच्योर है। लगातार कमेंट्स आने लग गए इमेच्योर है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। कैसे पता चले ये इमेच्योर आरबीसी है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इसमें आपको सारे सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं और काम की चीज जो भरनी है हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है। तो एक काम करते हैं मुस्कुराहट के साथ, आइए जरा इसको मैच्योर करते हैं। बस ये इतना याद रह जाए बेटा कि ये इमेच्योर आरबीसी है। तो अब देखिए 2 मिनट में पूरा लेक्चर आपको याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तो ध्यान सुनिए बेटा, ये इमेच्योर है, आइए इसको मैच्योर करते हैं। एक बात तो कंफर्म है,
आरबीसी को मैच्योर करना है तो आयरन लगेगा, फॉलिक एसिड लगेगा, विटामिन बी12 लगेगा। अब समझिए इस आरबीसी को मैच्योर करना है बेटा, समझिए आरबीसी का मकसद है हीमोग्लोबिन भरना है। अब आप सोचिए ये इमेच्योर आरबीसी बेटा, इसमें न्यूक्लियस है, मुझे बताइए अगर न्यूक्लियस होता तो हीमोग्लोबिन भरने के लिए हमें स्पेस ज्यादा मिलता या कम मिलता? कम मिलता ना बच्चों। तो समझिए जब ये आरबीसी मैच्योर हो रहा था हमने न्यूक्लियस से क्या कहा, चलो 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 बाहर चलो। बेटा मेरे शब्द ध्यान से सुनिए, यानी पहले उसमें न्यूक्लियस था, बाद में हमने उससे क्या कहा, चलो 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 बाहर चलो, ताकि हम ज्यादा क्या भर सके बच्चों, हीमोग्लोबिन भर सकें। उसी तरह से बच्चों अगर आरबीसी में ईआर होता तो हीमोग्लोबिन भरने की जगह कम पड़ जाती ना बच्चों। तो जब ये आरबीसी मैच्योर हो रहा था हमने ईआर से भी क्या कहा, चलो 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 बाहर चलो, ताकि हम ज्यादा मात्रा में क्या भर सकें, हीमोग्लोबिन। बच्चों मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे, मां तक पहुंचाने का वादा लेकर चलता हूं, समझे बच्चों। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए बेटा। समझिए तरीका समझिए, न्यूक्लियस को निकालकर हीमोग्लोबिन डाल दिया बेटा, न्यूक्लियस निकालकर हीमोग्लोबिन डाला है, इसका मतलब न्यूक्लियस पहले था बेटा, इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस था। अब मेरे सीक्वेंस को समझिए, न्यूक्लियस को निकालकर हीमोग्लोबिन डाल दिया, ईआर को निकालकर हीमोग्लोबिन डाल दिया, पर आपने यहां लफड़ा कर दिया बच्चों, आपने हीमोग्लोबिन भरने के चक्कर में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल दिया, और आप भूल गए बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना बच्चों, वो किसी भी सेल के अंदर जो है जाली की तरह फैलकर बेटा, जाली की तरह फैलकर जो है सेल का स्केलेटन बनाता है, एंडोस्केलेटन। तो बेटा सोचिए आपने ईआर निकालकर हीमोग्लोबिन तो डाल दिया, पर आपने सेल का स्केलेटन निकाल दिया, और आपने स्केलेटन निकाल दिया तो आरबीसी का शेप बिगड़ जाएगा बच्चों। और अगर इसका शेप बिगड़ गया तो स्प्लीन इसको मारकर दफन कर देगा, उसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। तो मेरी सीक्वेंस को समझिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ईआर की जगह इसमें कोई ऐसी चीज डाल दो जिससे इसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो जाए और हीमोग्लोबिन भरने की जगह भी कम ना पड़े। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, ये बात सिलेबस में नहीं है पर समझ लो, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं बच्चों इस तरह से, उनका हम इसके अंदर एक नेटवर्क बिछाते हैं बच्चों, इसके अंदर जो इस तरह से एक नेटवर्क बिछाते हैं बेटा। ये जो स्पॉन्जी नेटवर्क बिछाया जाता है इसे कहते हैं स्ट्रोमेटिन। इसमें भी मां है, मुझे हर जगह मां दिखती है, आप भी देखने की कोशिश करेंगे, जरूर आपको दिखेगी। मेरी सीक्वेंस समझिए बच्चों, न्यूक्लियस निकालकर, मतलब पहले था न्यूक्लियस निकालकर हमने हीमोग्लोबिन डाल दिया, ईआर निकालकर हमने हीमोग्लोबिन डाल दिया, पर ईआर की जगह हमने इसके अंदर बच्चों कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एक स्पॉन्जी स्केलेटन डाल दिया है। अब समझो बेटा नेटवर्क का फायदा क्या है, नेटवर्क का फायदा है एक तो बेटा यहां पर जो है नेटवर्क का फायदा है, एक तो शेप मेंटेन हो जाएगा, और नेटवर्क के बीच में बेटा आपको जगह मिलेगी ना, तो इस जगह में आप क्या भर सकते हो, हीमोग्लोबिन भी तो भर सकते हो। अब समझना बेटा, ये जो आपने इसका स्केलेटन बनाया है ये होता है स्पॉन्जी। कैसा होता है बेटा, स्पॉन्जी होता है। एक एक चीज समझाऊंगा बेटा। ये जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसे कहा जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन, और ये भी होती है बेटा फ्लेक्सिबल। अब एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, समझे बेटा। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, पहली बात तो वो फ्लेक्सिबल है बेटा, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है पहली बात तो वो फ्लेक्सिबल है बेटा, आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है। साथ ही साथ बेटा आरबीसी का जो स्केलेटन है बिल्कुल स्पॉन्जी होता है। मान लीजिए बच्चों ये जो है आरबीसी है बेटा, आरबीसी वैसे रेड कलर की होती है, पर मैं आपको समझा रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा बच्चों। तो समझिए आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है बेटा, पहली बात तो वो बहुत ही लचीली होती है, फ्लेक्सिबल। साथ ही साथ बेटा इसका जो स्केलेटन होता है बहुत स्पॉन्जी है। तो समझिए इन दोनों का फायदा क्या है बेटा, इन दोनों का फायदा ये है, स्पॉन्जी स्केलेटन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने की वजह से एक 7 माइक्रोमीटर की आरबीसी। बेटा ये जो बात है ये मेरे इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई है, आपको पता है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर पढ़ना तो आपको ये ना बच्चों, मैं पढ़ाऊं या कोई और सर पढ़ाएं, पढ़ना तो आपको है, मकसद मां तक जाना है। तो ध्यान रखिएगा, एक मैच्योर मैमेलियन आरबीसी का जो डायमीटर होता है बेटा वो कितना है, 7 माइक्रोमीटर है। ये आपके जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। अब समझिए बच्चों, समझिए आरबीसी की मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसका स्केलेटन स्पॉन्जी, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये बच्चों, इसकी वजह से एक 7 माइक्रोमीटर की आरबीसी आसानी से स्क्वीज होकर पिचक कर 5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम डायमीटर की कैपिलरी से गुजर सकती है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं ना बच्चों। मान लेते हैं ये कोई ब्लड वेसल है, देखिए इसका डायमीटर यहां ज्यादा है, आगे चलकर मान लेते हैं इसका डायमीटर कम हो गया है, मान लेते हैं 5 माइक्रोमीटर। तो आप देखिए बेटा ये 7 माइक्रोमीटर की आरबीसी है, मैं आपको जो है डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों 7 माइक्रोमीटर। तो देखिए 7 माइक्रोमीटर की आरबीसी जब ऐसे चलेगी तो ये स्पॉन्जी स्केलेटन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की वजह से स्क्वीज होकर 5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम डायमीटर की वेसल से गुजर सकती है। तो क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों,
न्यूक्लियस को निकालकर हीमोग्लोबिन डाल दिया, ईआर को निकालकर हीमोग्लोबिन डाल दिया। अब कहानी फिर से आगे ले चलता हूं। मुझे बताइए बच्चों, अगर आरबीसी में गोल्जी बॉडी होता तो हीमोग्लोबिन भरने की जगह ज्यादा मिलती है कम मिलती? कम मिलती ना बेटा। तो जब ये आरबीसी मैच्योर हो रहा था, हमने गोल्जी बॉडी से क्या कहा? चलो 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 बाहर चलो। मकसद मुस्कुराहट के साथ वहां तक जाना है ताकि यहां क्या भर सके बच्चों? हीमोग्लोबिन। उसी तरह से बच्चों अगर आरबीसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता, जो कि पहले होता है, तो हीमोग्लोबिन भरने की जगह कम पड़ जाती। तो जब ये आरबीसी मैच्योर हो रहा था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया से क्या कहा? चलो 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 बाहर चलो, ताकि ज्यादा मात्रा में क्या भर सके? हीमोग्लोबिन। ये बात बस इसलिए हो रही है ताकि आपको जिंदगी भर याद रह जाए बच्चों। इसका मतलब इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी है, ईआर भी है, गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ये सारे सेल ऑर्गेनल क्या बेटा? डीजनरेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द फिलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। ये नीट का क्वेश्चन है। अब समझिए बच्चों, आपने फिर सत्यानाश कर दिया बच्चों। हीमोग्लोबिन भरने के चक्कर में आपने माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं कह सकता हूं, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक बात तो कंफर्म बेटा, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी कैसा रेस्पिरेशन करेगी बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत साल पहले एग्जाम का सवाल था बच्चों कि इनमें से वो कौन सा सेल है जो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में एनारोबिकली ब्रेक करेगा? तो आंसर क्या था? आरबीसी। बेटा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, तो आरबीसी के अंदर जो है ना क्रेब्स साइकिल चलेगा, ना उसके एंजाइम होंगे, ना ही ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, आरबीसी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। फिर सवाल आता है कि सर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक बच्चे का सवाल भी आ गया, तो फिर इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? तो समझिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया निकाला है, साइटोप्लाज्म थोड़ा निकाला है, और साइटोप्लाज्म में क्या चलता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? साइटोप्लाज्म में। उसमें तो बेटा नेट गेन ऑफ एटीपी तो होता ही है ना। तो समझिए आरबीसी के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस चलता है और वहीं से उसकी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। अब एक और चीज समझिए बच्चों, ये ऐसे हम बाद में पढ़ेंगे। आरबीसी के सरफेस पे बेटा ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले एंटीजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ए एंटीजन और बी एंटीजन। ये मैं आपको अगली क्लास में ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो है समझाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन्स है वो भी आरबीसी के सरफेस पाए जाते हैं। चलिए काम करते हैं। अब मैं आरबीसी से कुछ बात करता हूं, आप सुनिएगा। अरे ओ आरबीसी सुनो ना, सुन रहे हो ना तुम? पढ़ा रहा हूं मैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए बच्चों, कोशिश करते हैं आपको क्लास में याद हो जाए। तो चलिए बच्चों, मैं आरबीसी से कुछ बात करता हूं, आप सुनने की कोशिश कीजिए बच्चों, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश करें। समझिए बेटा, अगर मैं आरबीसी से बात कर रहा हूं, आप सुनना। अरे ओ आरबीसी सुनो ना, किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, माना कि जो है ब्लड के अंदर जो है तुम मोस्ट अबंडेंट सेल हो, माना कि वहां तुम्हारा वर्चस्व है, पर किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, अरे ये तो वही वाली बात हो गई आरबीसी, ऊंची दुकान और फीका पकवान। अरे तुम्हारे पास न्यूक्लियस भी तो नहीं है, तुम्हारे पास गोल्जी बॉडी भी तो नहीं है, तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी तो नहीं है, तुम्हारे पास ईआर भी तो नहीं है। अरे तुमसे बढ़िया तो एपिथेलियम टिश्यू का एक नॉर्मल सेल है, उसके पास ये सारे सेल होते हैं। तो बताओ ना आरबीसी, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? पूछो बच्चों इससे, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो आरबीसी झल्ला उठी। हिंदुस्तान के इतने सारे बच्चे जो हैं एक साथ पूछ रहे हैं, तो आरबीसी झल्ला उठी। तो आरबीसी कहती है, माना कि भैया हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। आरबीसी का दुख समझिए बच्चों, पूरी ऑफलाइन की दुनिया ऑनलाइन में समेटने की कोशिश कर रहे हैं डिसिप्लिन से। आरबीसी कहती है, माना कि भैया हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, माना कि भैया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, पर मां कसम हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं जो किसी और सेल के पास नहीं। बहुत शानदार। एक तो बच्चों इसके पास हीमोग्लोबिन है। क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन है। तो बेटा आरबीसी के पास एक तो हीमोग्लोबिन है, और दूसरी चीज बहुत ही शानदार, इसके पास बेटा जिंक कंटेनिंग बहुत ही फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बो। आपको पता है बेटा इसके बाद एक फास्टेनिक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा है बेटा जी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बहुत शानदार। आपको पता है बच्चों कि जो आरबीसी है उसके पास जिंक कंटेनिंग, बेटा जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का को फैक्टर होता है। तो ये दो बातें याद रखना बच्चों, और आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाता है। आपको शायद पता हो बच्चों कि CO2 ट्रांसपोर्ट CO2 प्लस H2O, बेटा ये जो है रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है और क्या बनता है? H2CO3। एंड बेटा बोथ दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए।
बच्चों यहां पर अगर मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स का एक फैक्टर बताऊं बच्चों, यहां पर बच्चों अगर मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स की एक बात बताऊं, वैसे मुझे बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ाना बच्चों, पर फिर कह रहा हूं पढ़ना तो आपको ही ना बच्चों। तो एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स में बेहतरीन चीज लिखती है बच्चों, समझिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही फास्ट एंजाइम है बच्चों। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होगा, ये एनसीईआरटी की बात है बच्चों, मैं टाइम पास नहीं करता हूं, लिखा हुआ है बच्चों, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होगा ना तो समझिए 1 घंटे में, ये बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है, 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बहुत मेहनत चल रही है बच्चों। एनसीईआरटी कहती है अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना हो तो 1 घंटे में जब ये रिएक्ट करेंगे मात्र 200 मॉलिक्यूल जो हैं H2CO3 के फॉर्म होंगे। पर जैसे ही आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बेटा 1 सेकंड के अंदर जो है 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बेहतरीन बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं ये बात मेरे चैप्टर में नहीं है, पर ये बायोमोलिक्यूल्स में लिखी हुई है, पढ़ना तो आपको ही बच्चों। तो कमाल की बात देखिए, जब ये एंजाइम नहीं था तो बेटा 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, पर जैसे ये एंजाइम आया बेटा 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल। तो एनसीईआरटी कहती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने बेटा जो रिएक्शन की रेट है बेटा, जो रिएक्शन की जो रेट है उसको जो है 10 मिलियन टाइम्स जो है बढ़ा दिया बेटा। बेटा बहुत शानदार, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, पर देखिए यहां पे बेटा 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया, यानी आप कह सकते हो 100 लाख टाइम्स जो है रिएक्शन को बढ़ाता है। ये जो भी बातें मैंने यहां लिखी बेटा ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर लिखी हुई है। तो यहां पे बेटा आरबीसी के बारे में कुछ बेसिक बातें हो चुकी हैं। अब आरबीसी के बारे में बच्चों कुछ फैक्चुअल बातें बती हुई हैं, जैसे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आरबीसी का जो साइज है बच्चों, आरबीसी के बारे में यहां लिख देता हूं। एक मैच्योर मेमेलियन आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोमीटर, ये सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है बेटा। एक मैच्योर मेमेलियन आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी काउंट करें बेटा तो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िएगा, एक एडल्ट ह्यूमन मेल का काउंट लिखा हो बेटा, फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक एडल्ट ह्यूमन मेल के अंदर बेटा 5 to 5.5 मिलियन। तो इसे समझिए बच्चों, काउंट वर्ड का मतलब क्या होता है? काउंट वर्ड कभी भी आ जाए बच्चों, काउंट का मतलब होता है पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में। बेटा जब भी किसी भी चीज को काउंट करते हैं पर एमएम क्यूब में, तो समझिएगा हमारे अंदर 1 mm ऑफ क्यूब ब्लड में, ऐसा लिख देता हूं पर एमएम क्यूब। तो बेटा आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन। तो टेस्ट में ध्यान से पढ़िएगा, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि मेरे शरीर में टोटल 5.5 मिलियन आरबीसी है तो गलत हो गया ना बच्चों। बेटा पर एमएम क्यूब में इतने हैं, तो 5 लीटर ब्लड में तो बेटा शायद हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो आरबीसी के बारे में कुछ ये फैक्चुअल बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा। मैंने आपको आरबीसी का साइज बता दिया, आरबीसी का काउंट बता दिया। अगर बेटा आरबीसी का हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज का होता है। कितना होता है बेटा? 120 डेज। तो उम्मीद करता हूं इसी के साथ जो है पहला हमने ब्लड कॉर्पसल पढ़ा है, दैट इज आरबीसी। थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे बच्चों डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो बच्चा एमजे सर की क्लास में पूरे तन मन और धन से जुड़ गया है, उसकी आत्मा जानती है कि एमजे सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एक एक कंसेप्ट का धागा खोल रहे हैं। वैसे मुझे सिर्फ तन और मन कहना चाहिए बच्चों, धन आपसे इतना नहीं ले रहे हैं, ये बात भी आपकी आत्मा जानती है बच्चों। बहुत ही कम फीस के अंदर जो है बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका जो है करियरविल परिवार एक एक बच्चे को देना चाहता है, हिंदुस्तान के बच्चे को देना चाहता है। तो धन तो भूल जाइए बच्चों, बस तन और मन के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। मां तक पहुंचने का सपना जो है हम हकीकत में बदल देंगे बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है कि सर मजा ही आ गया सर, और ये बात सच है बच्चों। ब्लड में दो ही तो चीज होती है बच्चों, ब्लड में दो ही चीज है, ब्लड में दो ही चीजें बच्चों, एक मैट्रिक्स है और एक ब्लड कॉर्पसल्स है। तो ब्लड की मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्लड कॉर्पसल। और ब्लड कॉर्पसल के अंदर जो है बच्चों, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं बच्चों, अभी हमने चैप्टर शुरू भी नहीं किया है, ये तो पूरा रटना है।
मैं आपको सच बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में मुझे एक ही टॉपिक पढ़ाना पसंद है, दैट इज कार्डियक साइकिल। पर इसको आप जो है बदनसीबी समझ लीजिए, आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन शुरू कर रहे हैं। बच्चे स्पीड से कमेंट कर रहे हैं, लव यू सर, लिख रहे हैं बच्चे, ऑसम लेक्चर, लव यू सर, बच्चे लिख रहे हैं। सब पूरी जूलॉजी आप ही पढ़ाएंगे, पूरी जूलॉजी एमजे सर आपको पढ़ाएंगे बच्चों। लिख रहे हैं बच्चों, एमजे स्टार जिंदाबाद। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है बच्चों, जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है ना, मां को लेकर गंभीर है, वो रियलाइज करेगा कि सर मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है फाड़ू लेक्चर है, धांसू लेक्चर है। बच्चों हम पढ़ रहे हैं, ब्लड में दो ही चीजें होती हैं, मैट्रिक्स और सेल। तो ब्लड में बच्चों हमने अभी तक मैट्रिक्स पढ़ा है, और ब्लड कॉर्पसस में हमने आरबीसी पढ़ा है बच्चों। हमें डब्ल्यूबीसी पढ़ना है, प्लेटलेट्स पढ़ना है। बच्चों देखिए, डब्ल्यूबीसी जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये बच्चों लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, तो पहले एक काम करते हैं, हम प्लेटलेट्स के बारे में बस थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। प्लेटलेट्स के बारे में पहले तो एक चीज समझे बच्चों, प्लेटलेट्स के अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें बच्चों, प्लेटलेट्स के लाइफ स्पेन की, तो एवरेज लाइफ स्पेन आता है बेटा 2 to 5 डेज का। याद कीजिए, आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है वो कितना होता है बच्चों। मैं जो है आपको नंबर 3 प्लेटलेट्स पहले बता रहा हूं बच्चों, हम टाइम को यूज कर रहे हैं बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है गली गली में सहारा, एमजे स्टार है हमारा। बच्चों सच्चाई है ये, एमजे सर आपके ही हैं बच्चों। एमजे सर को स्टार बनाया किसने है, आपने तो बनाया ना बच्चों। तो बहुत मेहनत करेंगे, आपको तो हम यहां रखना चाहते हैं बच्चों। अगर हमारा सर यहां पर है तो आपका तो आसमान में होना चाहिए बच्चों, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस अब आपको जो है शिकायतों के माहौल से दूर हट जाना बच्चों, मेहनत करनी है, दैट्स इट। आइए बच्चों, प्लेटलेट्स के बारे में जो है कुछ बातें कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों आरबीसी जो होती है उनका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का तो काफी कम होगा, अगली क्लास में देखेंगे बच्चों, आज समय कम है। प्लेटलेट्स का जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 2 से 5 दिन है। अब समझिए बच्चों, प्लेटलेट्स के बारे में अगर मैं आपको प्लेटलेट काउंट बताऊं बच्चों, प्लेटलेट काउंट, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लड कोगुलेशन में काम आएगा बच्चों। हमारा जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो होता है बेटा 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर MM³। यानी बेटा आरबीसी की तुलना में तो काफी कम होता है ना बच्चों। बेटा आरबीसी का जो है वो मिलियंस में है, पर उसकी तुलना में बच्चों अगर हम प्लेटलेट के काउंट की बात करें तो काफी कम होता है। ये वैल्यू याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बात करता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। रेड बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है बेटा, उसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। नाम से पता चल रहा है, साइट मतलब सेल, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा मतलब बड़ा। यानी ऐसा सेल है जिसमें हमें जो है बड़ा सेल है या बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अब कमाल की बात देखिए बच्चों, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये जो सेल होता है ना बच्चों, इस सेल के जो हैं छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों ये वर्ड मेगा कैरियोसाइट, यानी समझे मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना बच्चों, सेल फ्रेगमेंट्स, वही होते हैं बच्चों कौन, प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स जो हैं वो पूरे सेल थोड़ी ना बच्चों, ये तो सेल के फ्रेगमेंट है। तो जाहिर सी बात है बच्चों इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स जो होते हैं बच्चों ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये जो है नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड कॉर्पसल है बेटा। मेच्योर आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है, प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड है। हम देखेंगे बच्चों जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होंगी।
तो प्लेटलेट्स ध्यान रखिएगा नॉन न्यूक्लिएटेड है बेटा, ये जो है ओवल शेप्ड होती हैं, ओवल शेप्ड। ये जो है डिस्क लाइक होती है बेटा, डिस्क लाइक होती हैं। ये जो है बाई कॉन्वेक्स आपको देखने को मिलती हैं कुछ इस तरह से। तो प्लेटलेट्स जो है बेटा ये डिस्क लाइक होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी की लाइन याद रखिएगा, ये रेड बोन मेरो के जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं बच्चों। तो तभी तो मैं कह सकता हूं ये सबसे छोटे ब्लड कॉर्पसल है बच्चों। डब्ल्यूबीसी के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, ये सबसे छोटे ब्लड कॉर्पसल हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जब अगली क्लास में ध्यान रखेंगे बच्चों, जब प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। चलो ऐसा क्यों बना रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ बना देना चाहिए। मान लेते बेटा ये है प्लेटलेट इस तरह से। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चों, ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये अगली क्लास में ध्यान रखेंगे तो पढ़ने मजा आएगा बच्चों। प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी क्या है बेटा, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। याद कीजिए, जैसे कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजन है, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है बच्चों। तो उसी तरह से प्लेटलेट रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये क्लॉटिंग फैक्टर है। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बच्चों ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन को शुरुआत ही बेटा इससे मिलेगी। तो प्लेटलेट्स जो है ना बच्चों, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का मेन मकसद ये होता है बेटा ब्लड क्लॉट करवाना, यानी ये थ्रोम्बस बनवाते हैं बेटा। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, तो ये ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाले सेल हैं, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है बेटा। आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, इन्हें कहा जाता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। तभी तो एनसीईआरटी कहते हैं बच्चों कि किसी कारण से अगर प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस हो जाए तो उस इंसान के अंदर क्लॉटिंग संबंधी जो है वो डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्लॉटिंग संबंधी जो है वो डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऐसा कुछ। बाकी बेटा प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग कैसे करवाते हैं वो तो बेहतरीन मैकेनिज्म होगा, जो होपफुली अगली क्लास में मैं आपको जरूर समझाऊंगा बच्चों। मां का मतलब जो है बेटा वो मिशन एम्स है, यह हमें पता होना चाहिए। बच्चों आज जो हमने पढ़ा एक बार मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, एक बार आप उसको एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर दोहराता हूं बच्चों, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। टेक्निकली देखा जाए ना बच्चों, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है। मैं फिर दोहराता हूं ईमानदारी से, मुझे कार्डियक साइकिल पढ़ाना है बच्चों, पर दुर्भाग्य मान लीजिए अभी हमें फैक्चुअल बातें पढ़नी तो होंगी ना बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉमा प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक बच्चा लिख रहा है कि सर चश्मा लगाइए। अगर मेरे चश्मा लगाने से उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मैं चश्मा लगा लूंगा बच्चों, कोई तकलीफ नहीं है। आप वहां बैठकर मुस्कुरा भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है बच्चों। मेरे चश्मा लगाने से अगर उस एक बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है तो ये चीज हम कर सकते हैं ना बच्चों। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैंक आनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, और फिर वो जो मुस्कुराहट आएगी हम उसके लिए पढ़ते हैं बच्चों। यहां पर जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये मैंने पूरा एनसीईआरटी लिखा है ब्लड की मैट्रिक्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, एक एक वर्ड एनसीईआरटी बच्चों। अब तुम ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। एक बच्चा ये लिख रहा है सर चश्मा लगा के एक बार शाहरुख खान वाला पोज कर दीजिए। ये नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना। मेहनत से पढ़ाना जानते हैं, मेहनत से पढ़ाएंगे।
बच्चों, हमने आज शुरुआत करी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। मैंने आपको ओपन सर्कुलेशन बताया, क्लोज बताया। हमारे अंदर क्लोज मिलता है, उसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन में हमें तीन चीजें पढ़नी होती है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। हमने ब्लड से शुरुआत की बच्चों। ब्लड के अंदर 55% तो मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा है, 45% जो है ब्लड कॉर्पसल है। ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर 99% जो है वो आरबीसी होते हैं। आरबीसी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। प्लेटलेट्स हम पढ़ चुके हैं। तो अगली क्लास में हम जो है अगले ब्लड कॉर्पसल्स के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज डब्ल्यूबीसी, जिनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल या फिर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो बच्चों अगली क्लास जो है वो ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें मुस्कुराहट के साथ पहले हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। तो एमजे सर के साथ जो है जुड़ जाइए बच्चों, तन और मन के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट रखिएगा। तो अगली क्लास में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।